हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विथ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग की मीनिंग और सैम्पलिंग के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स सैम्पलिंग में अप्लाई होते हैं, किस तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं और पॉपुलेशन में सैम्पलिंग को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मतलब इंटायर पॉपुलेशन में से हम किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करते हैं, एवरी एस्पेक्ट पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विदाउट किसी भी हेजिटेशन। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पेन पेपर कॉपी के साथ पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सैम्पलिंग के बारे में बताया गया है। सैम्पलिंग क्या चीज है? जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर यूजुअली कैन नॉट मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, है ना। बहुत सही बात कहा है कि जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्ट जो है पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकता अपनी स्टडी में। पूरे पॉपुलेशन के पास जा करके हर एक इंडिविजुअल यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। इट मींस पूरे पॉपुलेशन का वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ सबसेट सेलेक्ट करते हैं। इंस्टेड दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम सबसेट ऑफ इंडिविजुअल सैंपल एंड यूज दोज ऑब्जर्वेशन टू मेक इंटरफेरेंसेस अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन, है ना। हम जाते हैं, क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन के पास जाते हैं और पॉपुलेशन से कुछ सबसेट कलेक्ट करते हैं जो कि ग्रुप होता है। ठीक है, उस ग्रुप में से हम कुछ इंडिविजुअल यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मुझे पता करना है एक पर्टिकुलर सिटी में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, जो साक्षर हैं। तो ये पता करने के लिए क्या हम ऑब्जर्वेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या हम पूरे शहर में जाकर के हर एक इंडिविजुअल यूनिट से जाकर के एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने साक्षर हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक रिसर्चर होने के तौर पे मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पूरे शहर में मत जाइए। आप सिर्फ क्या करिए, जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, कुछ डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए। उस डिवीजन में से क्या करना है, एक छोटा सा ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए और वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग एक सबसेट होता है, एक ग्रुप होता है जो कि इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और इंटायर पॉपुलेशन के बिहाफ पे ऑब्जर्वेशन करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिसर्चर को। ठीक है, अगर हम पूरे पॉपुलेशन पे जाकर के स्टडी करें, हम घर घर जाकर के स्टडी करें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा, ये काफ़ी खर्चीला होगा और ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि ये रिसर्चर कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हम इंटायर पॉपुलेशन को ना सेलेक्ट करके पॉपुलेशन को छोटे छोटे सबसेट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उस ग्रुप में से क्या करते हैं, उस ग्रुप में से कुछ सबसेट या कुछ ग्रुप्स को उस पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप या सबसेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसी के बिहाफ पे हम एक कह सकते हैं कि ये जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है ये इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, आई होप आपको सैंपलिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। देखिए, पॉपुलेशन हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है होमोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस पॉपुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक जैसे लोग हों, जिनके पास क्वालिटी एक जैसी हो, जिनके पास क्वांटिटी एक जैसी हो, जिनका मेजरमेंट एक जैसा हो, जिनके अंदर इक्वालिटी हो, है ना। तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब इस पॉपुलेशन की ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट आर डिफरेंट टू अनदर यूनिट। हर एक इंडिविजुअल यूनिट, हर एक इंडिविजुअल ग्रुप, हर एक ग्रुप इंडिविजुअल सबसेट एक दूसरे सबसेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे की टॉपिक पे। आगे की टॉपिक में हमको ये बताया जाएगा कि सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सैम्पलिंग काम करती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि सैम्पलिंग करने के पहले क्या किया जाता है। सैम्पलिंग करने के पहले हम लोग जो भी पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्लेस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस प्लेस को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और उस पॉपुलेशन को पहले आप डिफाइन करिए, ये पॉपुलेशन कितना बड़ा है, कहाँ तक इसकी एरिया एग्जिस्ट करती है, कि किन किन वेरिएबल्स को हम पॉपुलेशन में ले सकते हैं, किन किन वेरिएबल्स को हम पॉपुलेशन में नहीं ले सकते हैं, है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम को। सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करते हैं कि कौन से सैम्पलिंग फ्रेम का यूज करना है ना, किस तरीके से सैम्पलिंग करनी है। क्या एक ग्रुप बनाना है, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप बनाने हैं, या इंडिविजुअल यूनिट के पास जा करके ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करेंगे।
माय डियर फ्रेंड, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है डिटरमाइन सैम्पलिंग प्रोसीजर। इसके बाद हम प्रोसेस अपनाते हैं कि प्रोसीजर को अपनाया करके हम अच्छी सैम्पलिंग तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि दो ही ऐसे सैम्पलिंग के प्रोसीजर होते हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी में काम आते हैं। वो कौन से होते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो कोई भी आपसे पूछे या कई भी एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब हम एक एक को कैटेगराइज करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में बहुत सारे मेथड आते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में, हाँ स्टूडेंट्स, कई बार एग्जामिनेशन में आप इसको ध्यान में रखिए, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग आता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आता है और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आता है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आता है कन्वीनिएंट, जिसमें आता है जजमेंटल, जिसमें आता है कोटा सैम्पलिंग, जिसमें आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको किस बिहाफ पे कैटेगराइज किया गया है। इनको प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे कैटेगराइज किया गया है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके बेसिक नीड्स को, बेसिक टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आप इनके काइंड्स को नहीं समझ पाएंगे। तो टाइप्स और काइंड्स को समझने के लिए हम इनको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है वो रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन क्या कहता है, इसको मैं एक सिंपल थ्योरी पे बताता हूं। जैसे मैं एक सिक्का उछालता हूं, तो सिक्का उछालने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% होगी। इट मींस 1/2 एंड 1/2। इसका मतलब क्या होगा, हम स्टूडेंट हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर इस सिक्के को उछाल रहे हैं तो केवल टेल ही आएगा, हम इस सिक्के को उछाल रहे हैं तो केवल हेड ही आएगा। इट मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों के पास है। हेड के पास भी उतना ही आने की पॉसिबिलिटी है जितना कि टेल के पास आने की पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी इसी मेथडोलॉजी पे काम करता है, इसी पे मूव करता है कि जितने भी सैम्पलिंग लिए जाएंगे, मतलब पॉपुलेशन से जो भी इंडिविजुअल सबसेट या ग्रुप को सेलेक्ट किया जाएगा सैंपलिंग के लिए, सभी सबसेट, पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन के सभी सबसेट, सभी सब ग्रुप के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस इंटायर पॉपुलेशन में से सिर्फ इसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ही हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। उस पॉपुलेशन में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के इक्वल चांसेस होते हैं। इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। ओके, आई श्योर कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस मेथड पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन के मेथड पे काम करता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन मेथड पे काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस विचारधारा पर आधारित नहीं है कि एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की भी 1/2 प्रायिकता होगी और टेल आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। इस विचारधारा पर ये बिल्कुल भी आधारित नहीं है। इट मींस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को फॉलो नहीं करती है। कोई भी आप अपनी सुविधा अनुसार, हम सिक्के को उछाले, हम कहें हम तो टेल ही लाएंगे, तुम कितना भी जोर लगा लो हम तो हेड ही लाएंगे हमेशा, तो ये भी पॉसिबल है। इस विचारधारा का पक्षधर है कि सिक्का उछाला तो मैं टेल ही लाऊंगा, बिल्कुल टेल ही आएगा। सिक्का उछाला मैं हेड ही लाऊंगा, बिल्कुल हेड ही आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, अब एक मेथड जो इसके अंदर आते हैं, चाहे वो कन्वीनिएंट हो, जजमेंटल हो, कोटा हो, स्नोबॉल हो, इन सबको डीपली आगे स्टडी करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है कि इन दिस केस ईच इंडिविजुअल इज चूजन entirely by chance and each member of the population has an equal chance or probability. Okay, मतलब पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं उनके आने के क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम मेथड। ठीक है, सिंपल रैंडम मेथड में 4 तरीके के मेथड्स आते हैं, जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला होता है लॉटरी मेथड, दूसरा होता है कार्ड मेथड, तीसरा होता है ग्रीड मेथड और लास्ट होता है ट्रिपिड मेथड। ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूँ। लॉटरी मेथड आप लोग जानते हो, लॉटरी वगैरह में जैसे पैसे जीते जाते हैं, तो लॉटरी में भी यही रूल लागू होता है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन लागू होता है, जिसमें लॉटरी में आपके जीतने की और आपके हारने की दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लॉटरी खेल रहे हैं तो आप जीत ही सकते हैं, आपकी लॉटरी लगी सकती है। ठीक है, आप हार भी उतना सकते हैं जितना आप जीत सकते हैं।
ठीक, तो लॉटरी मेथड हो गया। कार्ड मेथड, मान लीजिए मुझे क्लास में एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, मैं एक क्लास का क्लास टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं बच्चों को कहा कि मैंने कहा कि सब लोग अपना अपना नाम जो है एक कागज़ पर लिख करके दें, ठीक है। सबका नाम मैंने एक कागज़ पे लिखवा लिया और उस कागज़ को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। उस कागज़ को मोड़ करके फोल्ड करके मैंने एक बॉक्स में डाल दिया और मैंने रैंडमली किसी एक बच्चे को कहा कि आप आओ और उस बॉक्स से रैंडमली एक कागज़ के टुकड़े को बाहर निकालो, जिसका नाम आएगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन फॉलो हो रहा है और इस प्रक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को भी हम बोलेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, इसको भी बोलते हैं कार्ड मेथड। ग्रीड मेथड में क्या होता है, जैसे आप टॉयज वगैरह खरीदते होगे बचपन में, पता नहीं आपने खरीदा कि नहीं, मैंने तो बहुत सारे खरीदे थे अपने टाइम पे। तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा मिलता था बॉक्स टाइप का, ऊपर से प्रेस करते थे तो अंदर जो है उसमें काउंटिंग लिखी होती थी और जहाँ पे आके रुकता था उस पर हम लोग विनर, आज भी बहुत सारे इस तरीके के गेम होते हैं, तो वो ग्रीड मेथड में आ जाता है। जैसे आप कभी ग्लैम्बलिंग वगैरह करिए, है ना, तो उसमें भी जैसे ताश, वो क्या कहते हैं कि बड़े बड़े ग्लैम्बल हाउस में जब आप जाते हो तो स्पाइन वगैरह करते हैं, ऐसे ऐसे गोला सा सर्कल सा रहता है, उसमें स्पाइन होता है, तो वो जहाँ पे छर्रा जा करके गिरता है वही इंडिकेशन माना जाता है कि वही सही है, तो उसको ग्रीड मेथड कहते हैं। वहाँ भी इक्वल चांस होता है। फिर मिस्टर ट्रिपिड ने एक अपना मेथड जनरेट किया था जिसको बोलते हैं ट्रिपिड मेथड। ट्रिपिड मेथड क्या था, उन्होंने एक कॉपी लिया, एक सादी कॉपी ली और क्लास के सभी स्टूडेंट्स का कॉपी के हर एक पेज पे नाम लिख दिया और किसी एक स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा रैंडमली कोई एक पेज ओपन करो। जब एक पेज कोई ओपन करेगा और उस पेज पे जिसका नाम होगा वही क्लास का मॉनिटर होगा, तो इस मेथड को ट्रिपिड मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन फॉलो किया जा रहा है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम आपको इसको एग्जाम्पल के बेस पे दिखाते हैं कि ये क्या है। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो होता है वो, उसके मैंने 4 मेथड्स बताए हैं। रैंडम सैम्पलिंग में कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। और हर मेथड्स की अपनी कुछ खासियत होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग मेथड में पहला लॉटरी मेथड, दूसरा होता है कार्ड मेथड, तीसरा होता है ग्रीड और फोर्थ है ट्रिपिड मेथड। जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको यही सेलेक्ट करना है, यही सेलेक्ट करना है, कोई भी एक रैंडमली बेसिस पे कोई भी एक अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं क्या, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। पहले से कोई फिक्स नहीं होता है कि हमको यही लेना है, बट आप रैंडमली कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड। क्लियर है, यहाँ तक कि क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक जो हमारा है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम, है ना। सैम्पलिंग फ्रेम में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम, द इंटरवल्स आर चूजन टू इंश्योर एन एडिक्वेट सैम्पल साइज। क्लियर है, नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। इस एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आई होप, मुझे लगता है कि सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड्स में, या फिर मैं ही आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड्स में, सॉरी मेरी पीडीएफ थोड़ी इधर उधर हो गई है, इस वजह से एग्जाम्पल नहीं ले रहा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड में क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है, क्या देखना है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे पास वो कितनी है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास 10 है। कितनी है, 10 है। और हमें जो है कितने सैंपल लेने हैं, 3 सैंपल लेने हैं। कितने लेने हैं, 3 सैंपल लेने हैं। क्लियर है, नंबर ऑफ सैंपल हमें कितने कलेक्ट करने हैं, 3, और टोटल पॉपुलेशन हमारे कितने हैं, 10। नंबर ऑफ सैंपल हमें कलेक्ट कितने करने हैं, 3। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, जो हमारा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का साइज और सैंपल का साइज, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, और जो रेशियो आता है उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरे पॉपुलेशन में 10 लोग हैं, है ना। पूरे पॉपुलेशन में आपके पास कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब इस पूरे पॉपुलेशन में 10 लोग हैं और आपको सैंपल लेना है 2। सैंपल कितना लेना है, 2, है ना। या फिर आपको सैंपल लेना है 3। कितना सैंपल लेना है, 3 सैंपल लेना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला यहां पे होता है K इजिकल टू, K का मतलब होता है रेशियो, K इजिकल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n, है ना।
फॉर्मूला हो गया K इजकल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n। कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N यहां पर किस चीज को डिनोट कर रहा है? कैपिटल N डिनोट कर रहा है हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, क्लियर है। और जो स्मॉल n है वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ सैंपल्स को, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत, इसमें कंफ्यूजन मत पालिएगा। जो हमारा कैपिटल N है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करता है और जो हमारा स्मॉल n है वो नंबर ऑफ सैंपल को डिनोट करता है। जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमारे पास पूरा पॉपुलेशन कितने का था? 10 लोगों का था। कितने पूरे पॉपुलेशन में कितने पीपल्स थे? 10 लोग थे, तो मैंने 10 लिख दिया, क्लियर है। अब मुझे सैंपल्स कितने कलेक्ट करने थे? 3 सैंपल कलेक्ट करने थे, तो डिवाइडेड बाई 3। अब आपको पता होगा कि जब आप 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन की एक सीरीज है जिसमें एटलीस्ट 10 लोग हैं, है ना, उस पॉपुलेशन की सीरीज में से जो आपको सैंपल कलेक्ट करना है वो हर 3 व्यक्ति में से एक सैंपल कलेक्ट करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है जिसमें 10 लोग हैं, उस पॉपुलेशन में से जो हमें सैंपल कलेक्ट करना है वो सैंपल क्या करना है? 3 में से हर 3 व्यक्ति में से हर तीसरे व्यक्ति में से एक सैंपल कलेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इधर से देखेंगे 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे एक लोगों को सेलेक्ट कर लिया। फिर आगे चलते हैं 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे एक लोगों को सेलेक्ट कर लिया। फिर आगे चलते हैं 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे एक लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब स्टूडेंट मैं थोड़ी सी बातों को और घुमा देता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। मान लीजिए हमारा टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 20, कितनी है? 20, है ना। और हमको जो सैंपलिंग इकट्ठा करनी है वो है 5, हमको 5 नंबर ऑफ सैंपलिंग को इकट्ठा करना है। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। इसका मतलब कि हर 4 लोगों में से एक लोगों को हमको सैंपल के लिए सेलेक्ट करना है। चलिए काउंट करते हैं। अगर ये 4, अगर नंबर ऑफ सैंपलिंग हमारा 5 होता, 20 होता, तो हम कैसे सेलेक्ट करते? तो यहां से छोड़ काउंट करते 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 हम इसके बगल वाले को सेलेक्ट करते, फिर 1 2 3 4 हम इसको सेलेक्ट करते, फिर इसी तरीके से यही प्रोसेस आगे होता चला जाता। आई होप आपको सिस्टमेटिक सैंपलिंग बिल्कुल समझ में आ गई होगी। करना कुछ नहीं है, जब भी सिस्टमेटिक सैंपलिंग हम करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सैंपल साइजेस का रेशियो लेते हैं और रेशियो के बिहाफ पे एक इंटरवल क्रिएट करते हैं। उसी इंटरवल को हम सिस्टमेटिक रूप में रखते चले जाते हैं और हमारा सैंपलिंग सेलेक्ट होता चला जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, तो कैसे सर हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखिएगा आपको डिफरेंस जरूर पता चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, है ना। पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। स्ट्राटा, देखो स्ट्रेटिफाइड में एक वर्ड लिखा हुआ है, स्ट्रेटिफाइड में जो वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोलेंगे हम क्या? स्ट्राटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राटा। स्ट्रेटिफाइड में जो वर्ड लिखा है उसको बोलते हैं स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब होता है सब ग्रुप, है ना। अब यहां पे क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को। तो आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे ये है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का एक एग्जांपल, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा एक रिसर्च प्रॉब्लम है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये जानना है कि एक विद्यालय में, एक स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 12th के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये जानना है, मेरा ये रिसर्च प्रॉब्लम है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 12th के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, है ना। क्लास 12, अब पता चला मैंने एक स्कूल को सेलेक्ट किया जो मेरे एरिया में पढ़ता है। मैं उस स्कूल में गया और देखा कि यार क्लास 12th में तो बहुत सारे बच्चे हैं। हर बच्चे से मैं जा करके इंडिविजुअली पूछूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है कि प्राइवेट सर्विस में है, तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? पॉसिबल तो है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। बहुत एनर्जी जाएगी, बहुत पैसा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जाएगी। इट मीन्स, और पता नहीं अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलेगा वो एकदम एक्यूरेट निकलेगा कि नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, तो रिजल्ट भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहां पर हम एक्यूरेट रिजल्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को यूज करेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने माना कि एक स्कूल में क्लास 12th में कुल 21 बच्चे हैं,
कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे। तो मैंने यहाँ पे सबका फिगर बना दिया है ना, आपको फिगर दिख रहा होगा 21 बच्चों का, है ना, ये फिगर बन गया। इस फिगर को, इस जो ये पूरे जो 21 बच्चे हैं ना, ये हमारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएंगे। अब इन्हीं बच्चों को मैं 3 सिमिलर ग्रुप में डिवाइड करूंगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इन बच्चों को मैं 3 सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। तो वो सिमिलर ग्रुप कौन कौन से होंगे? वो सिमिलर ग्रुप होंगे, देखिए इन सभी 21 बच्चों को मैंने सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। देखिए जैसे आपको पता होगा, अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे हाउसेज वगैरह में बच्चों को ड्रेस डिवाइड दिया जाता था। तो क्लास 12th में पढ़ने वाले वे बच्चे जिनको रेड हाउस में रखा गया है, क्लास 12th में पढ़ने वाले वे बच्चे जिनको ग्रीन हाउस में रखा गया है, क्लास 12th में पढ़ने वाले वे बच्चे जिनको येलो हाउस में रखा गया है। इस तरीके से मैंने इनको 3 कैटेगरी में, 3 डिवीजन में, तो इस तरीके से हम सैंपल इकट्ठा करेंगे और ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड। ध्यान देने वाली बात ये है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपल हम वहां कलेक्ट करते हैं जहां पर पॉपुलेशन हमारा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस पॉपुलेशन में हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं, तो जहां पर हमारा पॉपुलेशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है। क्लियर है? अब हम आते हैं आगे की तरफ, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग, जो आपको काफी परेशान करता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं स्लाइड को, क्लस्टर सैंपलिंग पे चलते हैं। ये हो गया क्लस्टर सैंपलिंग। इन क्लस्टर सैंपल सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन, इन क्लस्टर सैंपल सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आर यूज्ड एज द सैंपलिंग यूनिट rather than individual. The population is divided into subgroups known as clusters which are randomly selected to be included in the study. ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहां पे भी हम ग्रुप ही बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपल से थोड़ा डिफरेंट है। आइए इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद इसको भी हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्लस्टर सैंपलिंग में भी सेम वही एग्जांपल लेंगे जैसे हमने वहां पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में लिया था। यहां के एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए कि जैसे एक पॉपुलेशन है जिसमें मुझे पता करना है कि एक स्कूल के क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, या सॉरी उनके जो पेरेंट्स हैं वो कौन से हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में और कौन से हैं प्राइवेट सर्विस में। इस बात पे हमें रिसर्च करनी है, तो हमें जानना है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम पॉपुलेशन में जो पूरे क्लास 12 के बच्चे हैं हम सबके पास जाकर के इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा पॉपुलेशन का एक ओवरऑल खाका तैयार करेंगे। ठीक है, एक चिट्ठा तैयार करेंगे, एक फोटो फ्रेम तैयार करेंगे। हमारा फोटो फ्रेम रेडी है। पूरे पॉपुलेशन में 21 बच्चे हैं। इट मीन्स अब इन बच्चों को रैंडमाइजेशन के बिहाफ पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। ध्यान में देने वाली बात यह है कि इस ग्रुप में, ये जो मैंने ग्रुप बनाया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये किसी भी सिमिलरिटी के बिहाफ पर नहीं बनाया गया है या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे नहीं बनाया गया है। ये रैंडमली ही ग्रुप तैयार कर दिया गया है। आप चाहें तो मिडिल से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अपर लिमिट से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो लोअर लिमिट से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपर से 5 लोगों को लिया और लोअर लाइन से जो है हमने 5 स्टूडेंट्स को लिया और दोनों के अलग अलग ग्रुप बना दिए। ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन फॉलो हो रहा है। फिर क्या करेंगे, आगे चल करके डियर स्टूडेंट, इसी ग्रुप में से जो है हम एक ग्रुप में से एक लोग को और दूसरे ग्रुप में से एक पर्सन को ले लेंगे सैंपल के लिए और उन्हीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आई होप इसको भी समझ में आया होगा। तो देखिए एक छोटा सा जो डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं वीडियो क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस है, जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पे काम करती है। यहां पर बताओ, जब मैं पॉपुलेशन को क्लासिफाइड किया 2 ग्रुप में, तो क्या मैं किसी सिमिलरिटी को ध्यान में रख करके क्लासिफाइड किया था? क्या मैं किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे क्लासिफाइड किया था? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया था। जब हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने सिमिलरिटी के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया था। रेड हाउस तो उसमें रेड हाउस के ही बच्चे होंगे, ग्रीन हाउस तो उसमें ग्रीन हाउस के ही बच्चे होंगे, येलो हाउस तो उसमें येलो हाउस के ही बच्चे होंगे। लेकिन क्या हमने यहां पर ऐसा कुछ किया? नहीं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है और जब हम स्ट्रेटिफाइड वगैरह लगाते हैं तो वहां पर होमोजीनियस पॉपुलेशन होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। माय डियर स्टूडेंट, मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारे देश में NSSO को आप जानते होंगे, नेशनल सर्वे
सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, जो हमारे देश में सांख्यिकी रहित आंकड़े इकट्ठा करती है और समय समय पर ये सर्वे भी कराती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकॉग्नाइज बॉडी है और ये हमारे देश के विधानमंडल के अनुसार काम करती है। आइए देखते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या है। तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को फॉलो करता है। इट मींस मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन के बिहाफ पर काम करता है। एनएसएसओ ने जब एनएसएसओ को कोई डेटा सेलेक्ट करना होता है या कोई सैंपलिंग करनी होती है तो वो भी देखो कई स्टेजेस में काम करती है। पहले तो क्या, वो एक कंट्री में से कुछ स्टेट को सेलेक्ट करती है सैंपलिंग के लिए, फिर उस स्टेट में से कुछ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करती है सैंपलिंग के लिए, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से कुछ ब्लॉक को सेलेक्ट करती है, फिर उस ब्लॉक में से कुछ विलेज को सेलेक्ट करती है। इसका मतलब ये जो सैंपलिंग होती है ना, ये बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड हो जाती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, है ना। तो इस सैंपलिंग मेथड को बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। और यहां पे भी जो सैंपलिंग की जाती है वो रैंडमाइजेशन के प्रिंसिपल के बिहाफ पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके केवल यूपी को ही चुनेंगे या उत्तराखंड को ही चुनेंगे या दिल्ली को ही चुनेंगे या मुंबई को ही चुनेंगे, नहीं। हम रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल के बेस पे 28 या 29 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट्स में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, फिर उस डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से किसी भी विलेज को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सैंपलिंग का काम करेंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको बोलेंगे मल्टी स्टेज सैंपलिंग। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में हमने बताया था कि ये प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन के बेस पे काम नहीं करता है ना। नॉन सैंपलिंग में हमने ये बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन के बेस पे काम नहीं करता है। तो देखिए नॉन सैंपलिंग बेसिस पे क्या होता है, इसमें होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड। क्या होता है? कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड। देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग इज परहैप्स द इजीएस्ट मेथड ऑफ द सैंपलिंग बिकॉज पार्टिसिपेंट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक अ पार्ट, है ना। भाई मान लो आपको किसी रिसर्च करना है कि आपके क्षेत्र में रहने वाले लोग, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। पता चला आपका जो एरिया है वो बहुत लंबा है, आपका जो जियोग्राफिकल लोकेशन का एरिया है ना वो बहुत बड़ा है। तो क्या ये जरूरी नहीं कि आप घर घर जा करके कर सकें ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए आपने एक फंडा अपनाया, आपने कन्वीनियंस सैंपलिंग का फंडा अपनाया। आपको लगा कि मेरे नज़दीक वाले जो व्यक्ति हैं मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे पास जो लोग अवेलेबल हैं क्यों ना मैं उन्हीं से सभी डेटा को कलेक्ट कर लेता हूं। तो इस तरीके से जो सैंपलिंग की जाती है, जो अपने सुविधा अनुसार की जाती है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये बहुत लो कॉस्ट होता है क्योंकि आप अक्सर अपने पास वाले लोगों को ही सेलेक्ट करते हो सैंपलिंग के लिए, और ये अंडरस्टूड भी होता है एक्सटेंसिवली, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको समझने लायक भी होता है क्योंकि छोटे छोटे डेटा होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से इसको कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये अगर बड़े लेवल पे अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो शायद ये काम ना आए, क्योंकि बड़े लेवल पे रिसर्च में हमको ज़्यादा डेटा की जरूरत होती है, तो कन्वीनियंस सैंपलिंग वहाँ पे काम नहीं आएगा। आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद क्या है, अगला है हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, इसमें हम सैंपलिंग करने के लिए कुछ कोटा निर्धारित कर देते हैं। जैसे दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज ऑफन यूज बाय मार्केट रिसर्चर, इंटरव्यूअर्स आर गिवन अ कोटा ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड टाइप टू अटेम्प्ट टू रिक्रूट, है ना। जैसे मान लीजिए आपको सैंपलिंग करना है, सैंपलिंग में करना है कि उत्तर प्रदेश जिले में रहने वाले कितने प्रतिशत नागरिक ऐसे हैं जो साक्षर हैं। आपको अगर ये इस पे रिसर्च करनी है तो आप क्या कर लो, एक कोटा निर्धारित कर लो पहले कि जो नागरिक हैं उन नागरिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है। दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। उसके बाद स्त्री और पुरुष की एक कोटा निर्धारित कर लो कि हमको जो अपने सैंपल में हमको 50% स्त्रियों को लेना है। कितना लेना है? मान लीजिए आपको 50% जो है अपने सैंपल में 50% स्त्रियों को लेना है और 50% आपको पुरुषों को लेना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं हमको 40% फीमेल को लेना है और 60% मेल को लेना। इस तरीके से हम कोटा डिसाइड कर देंगे। तो जब भी हम सैंपलिंग करेंगे तो एक लिमिट हमें डिसाइड हो जाएगी और हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, हम उस लिमिट के अंदर ही सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। थर्ड है हमारा जजमेंटल या पर्पजिव सैंपलिंग, है ना, ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैंपलिंग। दिस टेक्निक रिलाइज, है ना, दिस टेक्निक रिलाइज। तो हमने जो सबसे पहले क्या किया, तो हमें क्या हुआ कि रिसर्चर के पास हम गए और वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट हुआ। इसका मतलब हमारे पास दो स्टेप हुए। हम पहले एक व्यक्ति के पास गए, वहाँ से हमको थोड़ा बहुत नॉलेज कलेक्ट हुआ, है ना, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक व्यक्ति के पास गए, वहाँ पे हमको थोड़ा सा नॉलेज कलेक्ट हुआ। फिर हम रिसर्चर के पास गए तो वहाँ से, फिर हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास गए तो वहाँ से हमको थोड़ा और नॉलेज कलेक्ट हुआ। फिर रिसर्चर के पास गए तो वहाँ से हमको थोड़ा और नॉलेज कलेक्ट हुआ। फिर क्या हो गया, फिर हम और लोगों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, जो संत वगैरह हैं जो हिंदू धर्म में काफ़ी
ज़्यादा उनका नाम चलता है। तो उन संतों के पास गए, मैंने उनसे पूछा तो थोड़ा और नॉलेज मुझे मिला। तो ये देखिए ये बढ़ता चला गया, ये ना यही है स्नोबॉल। ये बर्फ़ का गोला है, जैसे जैसे हम इस पर बर्फ़ लपेटते हैं ना, बर्फ़ की चादरें इस पर हम लपेटते हैं तो ये बर्फ़ का गोला बड़ा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे एक रिसर्चर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करता जाता है वैसे वैसे उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग में बेसिकली यही होता है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते जाते हैं पॉपुलेशन में से, वैसे वैसे हम नए नए नॉलेज, नए नए इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस सैम्पलिंग मेथड को हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। आइए हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस। ये बेसिकली सोशल साइंस में यूज होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, है ना। आइडेंटिफाई पोटेंशियल सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन, ऑफन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड इनिशियली। ओके, ask those subject to recruit other people and then ask those people to recruit participants should be made aware that they do not have a provide any other names, है ना। जो मैंने आपको बताया अभी कि बर्फ का गोला कैसे बनता है, पहले छोटा था, फिर उस पर और बर्फ लपेटे जाते हैं और बर्फ की चादर लपेट गया तो और एक बार ऐसा होता है कि वो गोला बहुत बड़ा हो जाता है, स्नोबॉल बन जाता है। तो वैसे ही एक रिसर्चर की नॉलेज है जो पहले कम रहती है, थोड़ी सी सैम्पलिंग करते हैं तो थोड़ा और नॉलेज बढ़ता है, थोड़ी और सैम्पलिंग करते हैं थोड़ा और नॉलेज बढ़ता है, थोड़ी और सैम्पलिंग करते हैं थोड़ा और नॉलेज बढ़ता है और वो भी अल्टीमेटली बर्फ का गोला बन जाता है। तो आई होप ये स्नोबॉल सैम्पलिंग भी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सैम्पलिंग की मीनिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, एवरी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को एग्जाम्पल वाइज अच्छे से समझाया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी है मैं मानता हूँ, लेकिन कंप्लीट नॉलेज है, कहीं से भी आपको अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम से और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पे देखा जाए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, थैंक यू।